नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी प्रीवियस पेपर में। अब हिंदी प्रीवियस पेपर के साथ साथ आपको जीएस और उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ठीक है, ये सीरीज भी हमने अपनी शुरू कर दी है। शुरू कर लेते हैं अपने हिंदी सीरीज का। जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का वह उपन्यास जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन दिए गए हैं गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र और उसके बाद सोझे वतन। उससे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, 1880, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1936। जन्म और मृत्यु दोनों मुंशी प्रेमचंद के बनारस में हुए हैं। तो इनका संबंध कहां से, उत्तर प्रदेश के बनारस से मुंशी प्रेमचंद जी का संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट इनका वास्तविक नाम, तो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम आता है धनपत राय। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम है। मुंशी प्रेमचंद जब कभी भी अपना उर्दू में रचनाएं लिखते थे तो अपना नाम रखते थे नवाब राय। नवाब राय। तो जब कभी उर्दू में रचनाएं लिखते थे तो नवाब राय से लिखते थे, जबकि वास्तविक नाम क्या धनपत राय है। तो दोनों मुंशी प्रेमचंद के ही नाम है, आपको याद रखना। मुंशी प्रेमचंद को हम क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं उपन्यासकार, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार। उसके बाद कहानी सम्राट, कथा सम्राट, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही भी इन्हें बोला जाता है। सब किसके नाम है, ये उपनाम है मुंशी प्रेमचंद जी के, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अन्य चीजें आपको याद रखना है इनके बारे में, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे प्रेमा। प्रेमा के बाद आता कायाकल्प, काया कल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, रंगभूमि। उसके बाद निर्मला, गोदान प्रसिद्ध है। उसके बाद गबन, गोदान, गबन, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि दोनों याद रखने। उसके बाद बरदान। नेक्स्ट प्रतिज्ञा। और अगर पूछा जाए इनका अधूरा उपन्यास, तो अधूरा उपन्यास जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मंगलसूत्र, इनका अधूरा उपन्यास है। तो कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपको याद रखना है। इससे अलग जो क्वेश्चन एक दो बार कभी पूछे गए हैं, इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और पत्र पूछे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के कुछ पत्र आते हैं, आपको याद रखना, जैसे माधुरी, क्या नाम है, माधुरी। उसके बाद हंस, जागरण और मर्यादा। ठीक है, मर्यादा, जागरण, हंस, माधुरी, इनके क्या है, पत्र हैं। जबकि अन्य जो लिखे सब उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, जबकि ब्रिटिश सरकार ने जिस पर प्रतिबंध लगाया था, ये आपका सोझे वतन। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानकारी थी जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण क्या होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, जो हमारे वाक्यांश आते हैं। जो हमारा एक प्रतिभा संपन्न छात्र होता है, उसके लिए एक शब्द बताना है। कुशल शब्द जो होगा हमारा, विशेषण क्या होगा, बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं कुशल, चतुर, उसके बाद अध्ययनशील या मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण बताना है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेधावी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला दिया गया हमारा, लोकोक्ति पूछी गई है हमारी। क्या पूछा गया है लोकोक्ति से क्वेश्चन, तिल को अनने, चेली को छनने। तिल को अनने, ठीक है, और चेली को छनने। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। दूसरे के घर जाना, तिल का पहाड़ बना देना, स्वयं का कोई लाभ ना होना, या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए। जिस तरह से तिल हमारा अन्न नहीं होता, उसी तरह से जो बेटी होती है चेली, वो बिल्कुल छन्नी। इस तरह से पूछा है, तो ये जो मिलता जुलता है सेंस बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
स्वयं को कोई लाभ ना होना। जो हमारा तिल होता है वो अन्न नहीं हो सकता, ठीक है। इसी से आप सेंस से पकड़ सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है। अहेर शब्द का तत्सम पूछा गया है। क्या होगा हमारा अहेर शब्द का तत्सम रूप, बताइए। टफ हो सकता है, बता देता हूं डायरेक्ट आंसर जो दिया गया है अहेर शब्द का तत्सम हमारा आखेट होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन आए, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से अपना उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, होते सब वो है जो हमारे अच्छे क्वेश्चन है, जो बहुत आसान बच्चों वाले होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। अब बताइए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से गुरु स्वर नहीं है, बताइए कौन से स्वर होंगे जो हमारे गुरु नहीं है, पूछे गए। गुरु स्वर, जो हमारे गुरु स्वर होते हैं ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। क्या कहते हैं गुरु स्वर को? दीर्घ स्वर कहते हैं। और क्या बोलते हैं इन्हें? और बोलते हैं दो मात्रिक, अन्य नाम दो मात्रिक स्वर। तो गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, दो मात्रिक स्वर एक ही बात है। कितने होते हैं जो हमारे गुरु स्वर, दीर्घ स्वर और दो मात्रिक होते हैं? इनकी संख्या होती है हमारी 7। कौन कौन से बड़े हो जाते हैं? आपका पहला आ, ई, उसके बाद उ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये टोटल होते हैं हमारे 7। अब देख लेते हैं क्या पूछा गया था, कौन सा हमारा गुरु स्वर अर्थात दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में सही है, उसके बाद बी भी सही है, सी भी सही है। कौन सा नहीं होगा हमारा? डी नहीं होगा, क्योंकि जो छोटा वाला ई होता है ये हमारा क्या है? ये तो हमारा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है। ये हमारा ह्रस्व स्वर है ई, क्योंकि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? छोटे वाले होते हैं मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 4, ए, ई, छोटा उ और रे, ठीक है। ऊपर वाले 7, ये 4 हुए, टोटल मिलकर कितने हो गए? 11 हो गए, जो होता है हमारा स्वरों की संख्या 11। ये टोटल होते हैं। ह्रस्व कितने हैं तो बताना 4, दीर्घ कितने हुए हमारे? 7, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वर्णमाला से दिया गया है, एक साथ आ गए दोनों। क्या दिया गया है? उष्म संघर्षी व्यंजन का चयन करें। उष्म संघर्षी व्यंजन पूछा है हमारा। उष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सर 4 होती है। कौन कौन से? क्रम याद रखना, पहले आता हमारा बड़ा वाला से, उसके बाद 66 कोण और उसके बाद तीसरा से। तीनों से का क्रम आता है, पूछा भी गया है, आपको याद रखना है। चौथा हो जाता हमारा है। इन चारों को क्या बोलते हैं हम अपना? उष्म संघर्षी होते हैं। जो हमारा बड़ा से है इसे क्या बोलते हैं? हम इसे तालु बोलते हैं। श जो है हमारा, इसे हम मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धा होता है। नेक्स्ट छोटा वाला स हमारा दंत होता है, और लास्ट हमारा है होता है, ये हमारा कंठ रूप में होता है। अन्य जानकारी जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे है से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा है इसे ही हम स्वर यंत्र बोलते हैं। किसे बोलते हैं? है को स्वर यंत्र, ठीक है। यही हमारा हंस पद होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसे ही हम क्या बोलते हैं? काकल्य ध्वनि बोलते हैं। सब किसके नाम है के ही नाम है, ठीक है। तो जो दिया गया है उष्म संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। है के बारे में सब चीजें बताई गई है, क्लियर है। इनका उच्चारण भी याद रखना, किस आधार से इनका उच्चारण किया जाता है। क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, उचित शब्द का भाववाचक संख्या बताना है। उचित शब्द का भाववाचक संख्या, भाववाचक संख्या बताना है हमें। उचित शब्द का क्या होगा? उससे पहले भाववाचक संख्या के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी है कि जो हमारी भाववाचक संख्या होती है इसे हम और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अदृश्य संज्ञा। अदृश्य संज्ञा ही बोला गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का जो हम निर्माण कर सकते हैं, कितनी तरह से हो सकता है बताना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरह से हो सकता है। किस आधार से? आपको याद रखना, पहला होता है हमारा जातिवाचक, जो संज्ञा होती है
जाति वाचक संज्ञा। दूसरा होता हमारा विशेषण से, तीसरा सर्वनाम से, और चौथा हमारा क्रिया से होता है, और लास्ट होता हमारा अव्यय से। इन 5 आधार से हमारी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, आपको याद रखना है। इससे अलग भाववाचक संज्ञा में आपको याद रखना कि जब कभी भी हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना देंगे, बहुवचन, जब कभी भी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना देंगे तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, याद रखना, जब कभी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाता है तो वह हमारी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हो, एक शब्द लिख देता हूं, मेहरबानी। अब देखो, मेहरबानी शब्द हमारा, इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही आप मेहरबानी का बहुवचन बना दोगे, आप इसे कर दोगे मेहरबानियां, मेहरबानियां, जैसे ही आपने बोला मेहरबानियां, एकदम ये क्या बन जाएगी, जातिवाचक। ठीक है, यही बताने का उद्देश्य है कि जब कभी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है तो वो जातिवाचक बन जाती है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, उचित का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो उचित का भाववाचक संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर बी, औचित्य। क्या होगा, उचित का औचित्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो दिया गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको बताना है कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य होने वाला है। पहला क्या दिया गया है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, सही है। उसके बाद जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, तो ये गलत हो जाएगा। उसका जब तक मैं न आऊं तो न कट जाएगा, सही है। उसके बाद जब तक मैं न आऊं, ये भी काट दिया, बस एक बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे वाक्य शुद्धि की उतने ही सही है, क्योंकि अब हमारे नए आधार पर ये जोड़ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा दिया गया है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा। देखो, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, कि भारतवर्ष के लिए हमारी भाषा होगी जो होगी हिंदी, ये सबसे पहले किसने सुझाया था। क्या बापूजी ने सुझाया, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और राजा राम मोहन राय, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। पहले भी कई बार ये आया है और हमेशा चलता रहता है, ये क्वेश्चन हमारा जीएस में भी आता है, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए। स्त्रीलिंग, लिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारे लिंग होते हैं इसकी हम पहचान किससे करते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो इनकी पहचान होती है संज्ञा शब्द से। किससे होती है, संज्ञा शब्द। तो याद रखना कि लिंग की पहचान किससे होती है, संज्ञा शब्द से होती है। पूछा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, संतान, सवारी, उसका बुलबुल या भेड़िया। डायरेक्ट दिखा दिया, भेड़िया है, क्योंकि ये तो हमारा पुल्लिंग है, भेड़िया क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, विलोम शब्द, प्रेक्षण का विलोम शब्द, प्रेक्षण शब्द का विलोम शब्द बताना है, बताइए क्या होगा प्रेक्षण शब्द का विलोम शब्द। तो प्रेक्षण का विलोम शब्द होगा प्रेक्षण प्रतिपन्न, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से, क्या पूछा गया है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा सही नहीं है, बताइए। कौन सा जोड़ा दिया गया है जो हमारा सही नहीं है, कौन सा है। पहला बालक बालिका, उसके बाद माली मालिनी, गूंगा गूंगी या नर नारी, बताइए कौन सा जोड़ा है हमारा जो गलत है, सही नहीं है, तो बताना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा मालिका, मालिनी, नहीं होगा, क्या होगा शुद्ध रूप, सिर्फ मालिन होगा।
क्या होगा, मालिका मालिन होता है, ना कि मालिनी होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया तो आप ये देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो हमारे कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए तो एग्जाम बहुत खराब हो जाता है। फिर एक एक क्वेश्चन है। अगला देखते हैं जो हमारा दिया है, हिंदी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूं, क्योंकि एक प्रावधान किया था, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1961 में, और जबकि पहली बार कब वितरण किया गया था तो 1965 में पहली बार दिया गया था, जबकि स्थापना कब की गई है, 1961 में। कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या प्रावधान किया गया, 1982 के बाद, मतलब 19 से पहले से तो कोई बात नहीं, जो दे दिया 1982 के बाद अब कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा। जबकि इससे पहले क्या होता था, एक रचना को भी दे दिया जाता था। 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा। जब कभी भी दिया जाएगा तो पूरे साहित्य के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यह प्रावधान इसमें कर दिया गया था। तो इसी कारण जो 1982 से पहला रचनाएं हमारी आ गई है, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जबकि हिंदी में जो टोटल व्यक्ति है 11 व्यक्ति हैं हमारे। हिंदी में कितने व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 11। लेकिन रचनाएं हमारी सिर्फ 4 हैं। वो ही पूछिए किसे नहीं दिया गया है। तो चिदम्बरा को दिया गया है, क्योंकि ये हमारे सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और चिदम्बरा को दिया गया था कब, सर्वप्रथम इसे ही दिया गया है 1968 में। उसके बाद दी गई है साकेत। तो याद रखना साकेत को नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि कितनी नावों पर कितनी बार, क्या इसे दिया गया है, तो याद रखना कितनी नावों पर कितनी बार इसे दिया गया 1978 में। और ये किसकी रचना है, तो ये महत्वपूर्ण रचना है, सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे जी की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, हमारे रामधारी सिंह दिनकर की है। और उर्वशी को 1972 में मिल चुका है। सही है, तो चिदम्बरा को दिया गया है 1978 में, कितनी नाव पर कितनी बार को दिया गया है 1978 में, और चिदम्बरा 68 में। जबकि उर्वशी कब है, 72 में। एक और रचना आती है हमारी यामा, जो महादेवी वर्मा जी की है, इसे भी दिया गया है। इसे कब दिया गया है तो बताना, 1982 में दिया गया है। और 1982 के बाद ही प्रावधान बदला है कि अब एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानकारी है, आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। हिंदी में कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 11। इसकी धनराशि पूछी जाए, कितना धन दिया जाता है इसमें, तो बताना 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसे प्रदान कौन करता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार हमारा दिया जाता है सूचना प्रसारण मंत्रालय के, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो संविधान की जो हमारी 22 भाषा है उसमें दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति अपवाद आता है, उसका नाम याद रखना, व्यक्ति का नाम आता है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष वो अपवाद व्यक्ति है, क्योंकि इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दे दिया गया है, अंग्रेजी भाषा में। अभी तक एक ही व्यक्ति है जिसे अंग्रेजी भाषा में दिया है, नाम क्या है, अमिताभ घोष। दिया कब है बताना, 2018। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानकारी याद रखना। कितनी रचनाएं, तो अभी तक 4 रचनाएं हैं। कौन कौन सी, चिदम्बरा, यामा, कितनी नाव पर कितनी बार, और उर्वशी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक और लोकोक्ति है, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट है। जब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट होगा तब तक हम अपनी 100-150 लोकोक्ति कंप्लीट कर लेंगे। क्या दिया गया है लोकोक्ति में, घरवाली, चाची, उसके बाद नेक्स्ट खल्दी, मतारी, पेट। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, बताइए क्या होगा। पहला क्या, पति पत्नी का साथ रहना, माता को सम्मान देना, संबंधों का सत्य। उसका इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा हमारा, क्या दिया गया है, घरवाली, चाची, और उसके बाद मतारी, खल्दी, मतारी, पेट। बताइए, इसमें दिया गया है भैया ऑप्शन नंबर सी, संबंधों का सत्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है, नया अलंकार है। कुंद, इंदु, समदेह, उमा, रमन, करुण, अयन, पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ, आप बताइए। अलंकार आपको छोड़ के तो नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन बताना है कौन सा हमारा अलंकार इसमें हो जाएगा। उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है इसमें, तो याद रखना ये जो दिया गया हमारा कुंद, इंदु, सम, देह, उमा, रमन, करुण, अयन में हमारा अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। सम से इसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार के बारे में आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो भेद पूछे जाए तो बताना भेद होते हैं इसके 3। कितने भेद होते हैं उपमा अलंकार के, 3। कौन कौन से होते हैं 3, याद रखना। पहला होता है पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा और तीसरा होता है मालो उपमा। अनुप्रास अलंकार ये हमारा एक शब्द अलंकार है, इसके कितने भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार के हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, एक होता है 6 का अनुप्रास अलंकार, दूसरा नाम सुना होगा लाटा अनुप्रास अलंकार, तीसरा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, उसके बाद चौथा होता हमारा श्रुति अनुप्रास अलंकार और लास्ट होता हमारा अंत्य या अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो ये इसके भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार और लास्ट फल, ठीक। रूपक अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना। पहला क्या होता है हमारा सडग, दूसरा निडग और तीसरा पारंपरिक, ठीक है। तो ये होते हैं, आपको याद रखना। जो क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा उपमा अलंकार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बताइए किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही अलग है, कौन सा है, मतलब कौन सा ऑप्शन दिया गया है जो बिल्कुल हमारा सही दिया गया है, बताइए। मतलब मूल शब्द भी सही है, उसमें मूल शब्द जो दिया गया वो भी सही है और उसके बाद ये भी बताना है जो हमारा प्रत्यय है वो भी इसमें सही दिया गया है। कौन सा है हमारा ऐसा, बताइए कौन सा होने वाला है जिसमें हमारा मूल शब्द भी सही है और प्रत्यय भी सही दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं लुटेरा। लुटेरा में जो हमारा मूल शब्द होगा ये तो हमारा लूट होगा जो दिया गया है, लूट। लेकिन इसमें जो हमारा प्रत्यय आएगा एरा आएगा छोटी मात्रा के साथ, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है दूसरा बचपन, बच और पन दिया गया है, तो इसमें बच नहीं होगा, बच्चा होता है मूल शब्द, बच्चा मूल शब्द होगा और जो प्रत्यय होगा वो होगा पन, तो दूसरा भी गलत। उसके बाद नेक्स्ट देखो खिवैया, इसमें तो यही लिख दिया खोन, तो ये तो देखते ही गलत कर दो। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा शुद्ध हो जाएगा। लड़ इसमें मूल शब्द है और आकू इसमें प्रत्यय है, आंसर बना हमारा डी लड़ाकू, ठीक। आप देख सकते हो आपके सामने किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, होने के बाद भी ऐसा लगता है कि गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस की होगी आपने तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। क्या पूछा है, प्रोबेशन। प्रोबेशन के लिए सही हिंदी परिभाषिक बताना है, कौन सा शब्द हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रोबेशन के लिए कौन सा हिंदी का एक शब्द हमारा सही होगा, परीक्षा, प्रक्रिया, परीक्षण या कार्यवाही, बताइए। प्रोबेशन कौन सा शब्द होगा हमारा जो सही होगा, इसे बोलते हैं हम अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परीक्षण। नेक्स्ट कौन सा शब्द है हमारा जो किसका पर्यायवाची पूछा है, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी के पर्यायवाची से संबंधित शब्द पूछा है, कौन सा होगा जो हमारा नहीं होगा, बताइए। सरिता, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है तरणी, फिर तरंगनी या निर्झरणी, बताइए कौन सा शब्द होगा।
जो हमारा इस तरह का सही आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची बताना है, कौन सा हमारा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है। तो जो हमारा नदी का पर्यायवाची नहीं है वो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, तरणी नदी का नहीं है। तो फिर किसका है, ये नाव का है, तरणी। अगर देखो लिखा होता इस तरह से तरणी, ण पे छोटी मात्रा हो जाती, तो ये हो जाता हमारा सूर्य का। इतना ही अंतर है बड़ी और छोटी मात्रा का। बड़ी मात्रा तो नाव, छोटी मात्रा तो आपको बता देना है हमारा सूर्य का हो जाएगा। तो ये नदी का नहीं है। जबकि सरिता, तरंगनी और निजरणी सब नदी के ही है। इससे अलग नदी के जैसे बोलते हैं सरी, महत्वपूर्ण है। सरी के बाद आता सरिता, जो पूछा भी गया है, सरी और सरिता। उसके बाद नेक्स्ट बताना तटनी, तटनी हो जाएगा। उसके बाद आपगा, आपगा। नेक्स्ट निम्नगा, आपगा निम्नगा। उसके बाद बहने के कारण वाहिनी, कुलवती, कुलवती, कुलनी, द्वीपवती, सब किसके आई है, हमारे नदी के पर्यायवाची। जबकि तरण किसका था, हमारा नाव का है और छोटी मात्रा के साथ आएगा तो हमारे सूर्य का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे प्रत्यय से दिया गया है। और क्या पूछा है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय शब्द नहीं दिया गया है, बताइए कौन सा शब्द है जिसमें हमारा प्रत्यय शब्द नहीं दिया गया है। सोतेला, उसके बाद बासिंदा, खिदमत और इंसानियत। बताइए, डायरेक्ट बता देता हूं जिसमें प्रत्यय नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। खिदमत शब्द है जिसमें कोई भी प्रत्यय आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि सोतेला, बासिंदा और इंसानियत सब में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, हिंदी का पहला भाषा सर्वेक्षक किसे माना गया है। हम किसे मानते हैं अपना हिंदी का पहला भाषा सर्वेक्षक, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। ऑप्शन दे दिए गए, आमिर खुसरो, विद्यापति, राहुल सांकृत्यायन, उसके बाद सूरदास जी। कौन सा है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं अपना हिंदी का पहला भाषा सर्वेक्षक। तो हिंदी का पहला भाषा सर्वेक्षक बोला गया है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के बारे में कि इसका वास्तविक नाम क्या है, तो बताना अबुल हसन, अबुल हसन आमिर खुसरो का वास्तविक नाम है। आमिर खुसरो सबसे पहले किसके दरबार में रहता था, तो बताना ये बलबन के दरबार में रहता था। सबसे पहले किसके, बलबन के दरबार में। जबकि आमिर खुसरो को किसने कवि नियुक्त किया था, तो आमिर खुसरो को कवि बनाने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कवि बनाता है, जबकि आमिर खुसरो सबसे पहले किसके दरबार में रहते थे, बलबन। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं बलबन और अलाउद्दीन खिलजी से। वास्तविक नाम अबुल हसन है। इससे अलग की जो जानकारी आमिर खुसरो के बारे में, जैसे इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है पहेलियां, उसके बाद मुकेरिया। पहेलियां और मुकेरिया किसकी रचना है, तो बताना आमिर खुसरो की। अन्य इनके कुछ नाम है, जैसे बोला जाता है इन्हें हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की तूती। हिंदुस्तान की तूती किसे बोला गया, आमिर खुसरो। उसके बाद नेक्स्ट हिंदी और इस्लामी शैली का मिश्रण करता, हिंदी और इस्लामी शैली का मिश्रण करता आमिर खुसरो। उसके बाद तबला, तबला के बाद याद रखना कव्वाली, तबला, कव्वाली और सितार बहुत महत्वपूर्ण है, जीएस में भी पूछे जाते हैं। तबला, कव्वाली और सितार तीनों का जनक कौन है, आमिर खुसरो। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में भी पूछे जाते हैं,
हिंदी का पहला भाषा सर्वेक्षक किसे माना गया? आमिर खुसरो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? क्वेश्चन पूछा गया हमारा सर्वनाम से, किस प्रकार का हमारा सर्वनाम ये दिया गया है। क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्य पुरुषवाचक और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक। ठीक, उत्तम पुरुषवाचक में किसकी बात होती है? जैसे मैं और मुझे, अपनी बात की जाती है। मध्य में की जाती है सामने वाली की, जैसे आप और तुम। अन्य में किसी तीसरे की बात की जाती है, जैसे वे और वह। अब देख सकते हैं जो दिया गया है, मुझे दिया गया है, और किस में आएगा ये? उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे किस में आएगा? उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया दी गई है? राम दौड़ा, उसने कार बेच दी, उसने कार बेच दी। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उसने कार बेच दी, इसमें हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, मैं रुक गया, खिलौना टूट गया, तो इसमें क्या हमारी अकर्मक है, जबकि उसने कार बेच दी में सकर्मक क्रिया दी गई है। उसके बाद कुछ को लग रहा होगा डी में कुछ को डाउट है तो आप बताना कमेंट में कि सर मुझे तो डी लगा और मेरा डी ही आंसर था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कृतवाच्य का चयन करना है। क्वेश्चन पूछा गया है वाच्य से। वो छोटा सा टॉपिक होता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। क्या शाब्दिक अर्थ? बोलने का विषय। कितने भेद होते हैं वाच्य के? तो भेद होते हैं 3। पहला जो पूछा गया है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कितने वाच्य के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो याद रखना, कृत, कर्म और भाव। यदि कर्ता की प्रधानता हो तो कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य और भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य। ठीक है, इस आधार से पूछा है। यहाँ पूछा है कर्ता की प्रधानता किसमें बताई गई है। ठीक है, बाकी कृतवाच्य में कुछ पहचान के लिए शब्द आते हैं, जैसे ने। कर्म में आता है जैसे द्वारा, और भाव में तो फीलिंग होती है। आप देख सकते हो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ने से पहचान हो जाएगी हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर बी में क्या है? देखो यहाँ दिया गया राम द्वारा, और द्वारा हमारा कर्म में आता है। सही है, आज टहलने चला जाए, इसमें भाववाच्य है। छात्रों द्वारा द्वारा आ गया तो हमारा कर्मवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में डायरेक्ट हमें मिल जाएगा क्या? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मैं आपको विशेषण बताना है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। आपको इसका आंसर देना है। और इससे अलग एक और क्वेश्चन है, इसी में है, जो हमारे विशेषण में आता है। जब हम संख्यावाचक पढ़ते हैं तो एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, आपको बताना है इसके कितने भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, मैं आपको बता दूं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये तैयार नहीं कर रखा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, आप उसे एक बार देखो, क्योंकि झटके से क्वेश्चन आएगा और पूरा स्थिति ऐसी होगी जो हिल सकती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा आंसर तो आपको बताना है, मैंने तो बस इतना ही बताया है। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।